हेलो दोस्तों, राज एमडी ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति और विकास क्या होता है। अभिवृत्ति और विकास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमने पिछले वीडियो में हमने बाल विकास की परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया था और बाल विकास के अध्ययन विधियों के बारे में भी अध्ययन किया था। अभिवृत्ति अभिवृत्ति जो हमारे शरीर व या अवयवों पर जो होने वाले जो मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं उन्हें अभिवृत्ति कहते हैं। कौन से परिवर्तन होते हैं? मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। जो हमारे शरीर व अवयव या आयामों पर जो परिवर्तन दिखाई देते हैं आपको, उनको यानी उन्हें मात्रात्मक रूप में मापा जाता है। कौन से रूप में? मात्रात्मक रूप में मापा जाता है। अभिवृत्ति हमेशा मात्रात्मक यानी जो मात्रात्मक रूप परिवर्तन में दिखाई देती है। कौन से रूप में? मात्रात्मक परिवर्तन में दिखाई देती है। जैसे लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, इनमें हमारे क्या परिवर्तन दिखाई देता है। विकास जो हमारे शरीर और मन में होने वाले जो सभी प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उन्हें विकास कहते हैं। किस पे? शरीर और मन में। कौन से में दोस्तों? शरीर और मन में होने वाले जो विकास होते हैं उन्हें परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विकास कहते हैं। शरीर और मन में जो होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनको विकास कहते हैं। विकास में देखोगे दोस्तों शामिल क्या क्या किया जा सकता है। विकास में यानी अभिवृद्धि क्या? विकास में जो शामिल होने वाले तत्व, एक तो अभिवृद्धि होता है, परिवर्तन होता है, परिपक्वता होता है, कार्यकुशलता होती है, योग्यता होती है और वातावरण के साथ जो अंतक्रिया होती है उनको शामिल किया जाता है। किस में किया जाता है? विकास में शामिल किया जाता है। विकास में जो सामान्य यानी जो शामिल होने वाले अभिवृद्धि, परिवर्तन, परिपक्वता, कार्यकुशलता या योग्यता या वातावरण के साथ जो अंतक्रिया होती है उन्हें हमें विकास में शामिल किया जाता है। किसमें दोस्तों? विकास में शामिल किया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों विकास की और अभिवृत्ति की जो परिभाषा होती हैं हर लोग के अनुसार जान लेते हैं। किसके द्वारा दोस्तों? हर लोग के अनुसार जान लेते हैं। हर लोग ने विकास और अभिवृत्ति के बारे में क्या है? हर लोग ने बताया है दोस्तों, यानी जो हमारे विकास व्यक्ति में जो नवीन योग्यता व विशेषताओं को व्यक्त करता है। किसको? नवीन योग्यताओं, यानी नवीन योग्यता और विशेषताओं को हमारे क्या करता है? व्यक्त करता है। इसलिए हर लोग ने विकास को 4 प्रकार में बांटा गया है। जैसे विकास होता है हमारा कितने 4 प्रकार में बांटा गया है। विकास पहले परिवर्तन यानी आकार में परिवर्तन। किसमें? आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन और जो हमारे पुराने लक्षणों को खत्म होना, नए चिन्हों या नए लक्षणों का क्या होना? उदय होना। किसने बांटा गया? हर लोग ने। जिसमें नवीन योग्यता और विशेषताओं का क्या अध्ययन किया जाता है। किसका दोस्तों? नवीन योग्यता और अध्ययन का अध्ययन किया जाता है। नवीन योग्यताएं और विशेषताओं का अध्ययन या व्यक्त करना हर लोग के अनुसार विकास होता है। विकास परिवर्तनों को यानी 4 परिवर्तनों में बांटा गया है। किसमें? आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन और पुराने लक्षणों का परिवर्तन या नए लक्षणों का उदय होना परिवर्तन। उसी प्रकार दोस्तों यानी हर लोग ने भी एक दूसरी परिभाषा दी थी। कौन सी दूसरी परिभाषा दी है? उस परिभाषा में हर लोग ने बताया है कि जो विकास में जो परिवर्तनों की श्रृंखला होती है वह परिपक्व अनुभव की परिणाम के रूप होती है। किसके? अनुभव व परिणाम के अनुरूप होती है। जो विकास की जो श्रृंखलाएँ होती है वो हमारे अनुभव व परिणाम के स्वरूप होती है। उसी प्रकार दोस्तों विकास अभिवृत्ति प्लस परिपक्वता का बराबर यानी योग्यता। परिवर्तन क्या होती है? योग्यता। इनका अंतक्रिया होती है वातावरण के साथ अंतक्रिया होती है। किसके साथ? वातावरण के साथ अंतक्रिया होती है। उसी प्रकार दोस्तों यानी अभिवृत्ति क्या है और विकास क्या है उनमें डिफरेंट जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? आपको डिफरेंट जान लेते हैं। अभिवृत्ति क्या होती है? जो हमारी शरीर और अवयवों पर जो मात्रात्मक रूप में परिवर्तन होने वाले को क्या कहते हैं? अभिवृत्ति कहते हैं। उसी प्रकार दोस्तों हमारे शरीर और मन में पड़ने वाले जो परिवर्तन उन्हें क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। अब विकास और अभिवृत्ति में अंतर हमने आपको बताया था, यानी जो अभिवृत्ति होती है वो कौन सी होती है? मात्रात्मक होती है। क्या होती है? मात्रात्मक होती है। और विकास मात्रात्मक प्लस गुणात्मक होता है। क्या होता है? मात्रात्मक गुणात्मक
होता है। अभिवृत्ति को मापा जा सकता है, विकास को मापा नहीं जा सकता, इसका ओनली मूल्यांकन किया जा सकता है। इसको विकास को क्या बोलते हैं, मूल्यांकन बोलते हैं, और अभिवृत्ति को मापन भी बोलते हैं। दूसरा यानी जो अभिवृत्ति एक निर्धारित समय तक चलती रहती है। क्या चलती रहती है, एक निर्धारित समय तक, ये इसकी लिमिटेड होती है, यानी जहाँ तक यानी किशोर अवस्था तक चलती रहती है। और विकास जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, क्योंकि विकास कभी रुकता नहीं है, ये किसी न किसी रूप में विकास अवश्य होता रहता है। किसमें, किसी न किसी रूप में अवश्य होता रहता है। और अभिवृत्ति हमारी एक लिमिटेड होती है जो निर्धारित समय तक चलती है। कब तक, निर्धारित समय तक चलती है, और ये एक मात्रात्मक होती है, जबकि विकास मात्रात्मक प्लस गुणात्मक होती है। कौन सा, मात्रात्मक प्लस गुणात्मक होता है। और ये अभिवृत्ति जो हमारे शारीरिक परिवर्तन में क्या कौन सी दिखाई देती है, हमारे जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, शारीरिक जो फिजिकली चेंज होते हैं, वो हमारे क्या दिखाई देते हैं, अभिवृत्ति के रूप में दिखाई देते हैं। जो हमारे विकास में सभी प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं। कौन से, सभी प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं। अभिवृत्ति को आप देखा भी जा सकता है, यानी जो अभिवृत्ति होती है उसको हम देख भी सकते हैं। क्या देख सकते हैं दोस्तों, अभिवृत्ति को हम देख भी सकते हैं। और विकास को ओनली हम सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, यानी विकास का सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। अभिवृत्ति का संबंध रचनात्मक होता है। कौन सा दोस्तों, रचनात्मक होता है। अभिवृत्ति का यानी जो संबंध होता है वो रचनात्मक होता है। कौन सा, रचनात्मक होता है। और जबकि विकास का संबंध दोस्तों रचनात्मक और विनाशात्मक होता है। कौन सा, रचनात्मक और विनाशात्मक होता है। कौन सा, रचनात्मक और विनाशात्मक होता है। अभिवृत्ति का संबंध दोस्तों संरचनात्मक भी होता है, यानी जो संरचना यानी किससे, संरचनात्मक से होता है। जबकि विकास का संबंध संरचनात्मक और कार्यकुशलता से होता है। किससे, संरचनात्मक और कार्यकुशलता से होता है। अभिवृत्ति रचनात्मक होती है और विकास रचनात्मक प्लस यानी विनाशात्मक यानी विनाशात्मक होता है, जो हमारे खतरे से परे होता है। अभिवृत्ति संरचनात्मक होती है और जबकि विकास संरचनात्मक व कार्यकुशलता होती है। यह विकास को एकीकृत होता है, यानी विकास का एकीकृत होता है, जबकि अभिवृत्ति का एकीकृत नहीं होता। यानी एकीकृत किसका होता है, विकास का होता है, और अभिवृत्ति का एकीकृत नहीं होता है। अभिवृत्ति रेखीय होती है, यानी अभिवृत्ति का रेखीय विकास होता है। कौन सा, रेखीय विकास होता है। जबकि विकास का विकास वर्तुकाल विकास होता है। कौन सा, वर्तुलाकार विकार, यानी जो विकास होता है कौन सा, वर्तुलाकार विकास होता है हमेशा। यानी अभिवृत्ति को मापक विषय भी कहा जा सकता है या मापा भी जा सकता है, जबकि विकास को मूल्यांकन विषय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मूल्यांकन विषय भी कहा जाता है। दोस्तों एक हमारी एक और इम्पोर्टेंट आती है दोस्तों, यानी विकास बिना प्रत्यक्ष या सार्थक अभिवृत्ति का विकास संभव है। यानी प्रत्यक्ष और सार्थक के बिना भी अभिवृत्ति के विकास संभव है। क्या है, बिना प्रत्यक्ष या सार्थक अभिवृत्ति के विकास भी संभव है। यानी अभिवृत्ति के बिना भी विकास हो जाता है। किसके बिना, अभिवृत्ति के बिना भी विकास हो जाता है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला यानी जो विकास के सिद्धांत कौन से हैं, सिद्धांत बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं दोस्तों, सतत विकास व निरंतर विकास। कौन सा, सतत विकास और निरंतर या अनवरत का सिद्धांत। यानी इसमें जो विकास होता है बालक में, इसका विकास सतत होता रहता है, या कभी विकास कभी रुकता नहीं है, यानी निरंतर चलता रहता है। और इसे अनवरत नाम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा दूसरा सिद्धांत आता है, यानी विकास एक निरंतर विकास की गति। कौन सा, विकास की गति में विभिन्नता का सिद्धांत। यानी दोस्तों विकास में गतियाँ अलग अलग पाई जाती है। यानी जो प्रारंभिक जो शेष अवस्थाएँ होती है, यानी 0 से 2 वर्ष या 0 से 3 वर्ष वाली शेष अवस्था होती है, इसमें विकास तीव्र गति से होता है। कौन सा, तीव्र गति से होता है। और सबसे कम बाल अवस्था में होता है। कौन सा, बाल अवस्था में होता है। कब से, 6 से 12 वर्ष के बीच वाली जो बाल अवस्था होती है उसमें सबसे कम विकास होता है। उसके बाद यानी पूर्व किशोर अवस्था में होता है। कौन से, पूर्व किशोर अवस्था, यानी 12 से 14 में
तीव्र गति से विकास होता है। उसी प्रकार दोस्तों अगला हमारा सिद्धांत आता है यानी विकास की दिशा का सिद्धांत। उसे मस्तिष्कोद्भूमि यानी मुखी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्तिष्कोद्मुखी भी कहा जाता है। यानी जिसमें विकास सिर से पैर की ओर होता है। क्या होता है दोस्तों? सिर से पैर की ओर होता है। इसमें विकास no यानी जो विकास की जो दिशा का सिद्धांत है, विकास की दिशा का सिद्धांत या मस्तिष्कोद्मुखी होता है, उसमें विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। कब से? सिर से पैरों की ओर ही होता है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला सिद्धांत आता है यानी समान प्रतिमान का सिद्धांत। कौन सा? समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है? यानी जो हमारी संपूर्ण मनुष्य जाति का विकास एक ही प्रतिमान से, चाहे वह कहीं पे भी पैदा हो, उसमें समान प्रतिमान का विकास सिद्धांत होने यानी विकास तो समान ही होगा। वो कहीं यानी विकास में कोई डिफरेंट नहीं होगा, उसके कोई अलग विकास हो जाए। वो कहीं भी संपूर्ण जाति का कहीं भी पैदा हो जाए, जैसे इंडिया का अमेरिका में पैदा हो जाए, विकास तो सिर से पैर की ओर ही होगा, यानी पैर से सिर की ओर नहीं होगा, यानी समान प्रतिमान का होगा। परस्पर संबंध का सिद्धांत। कौन सा अगला हमारा सिद्धांत आता है दोस्तों? परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत दोस्तों हमारे ये कहता है यानी एक अच्छे होने पर दूसरा अच्छा होता है। यानी एक व्यक्ति का विकास अच्छा होता है तो वो उसके छोटे भाई या दूसरे भाई का भी एक अच्छा ही विकास होगा। उसे परस्पर संबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परस्पर संबंध का सिद्धांत कहा जाता है। किसका दोस्तों? परस्पर संबंध का सिद्धांत कहा जाता है। अगला आता है हमारा दोस्तों सिद्धांत बाल विकास का, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास हमेशा दोस्तों सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। यानी जो बालक, छोटा बालक होता है, वो पहले सामान्य क्रिया करता है। कौन सी? सामान्य क्रिया करता है। उसके बाद वो धीरे धीरे विशिष्ट क्रियाएं करने लग जाता है। कौन सा? विशिष्ट क्रियाएं करने लग जाता है। इसलिए विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर होता है। अगला हमारा सिद्धांत आता है दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। कौन सा? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। इसे व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत कहते हैं क्योंकि इसमें व्यक्तियों में अलग अलग व्यक्तियों के विकास अलग अलग होता है, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, यानी विकास अलग अलग होता है। कौन से? एक व्यक्ति में विकास अलग होगा, दूसरे व्यक्ति में अलग विकास होगा, इसलिए विकास व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत दिया गया है। अगला हमारा सिद्धांत आता है दोस्तों यानी निकट से दूर। उसे बोलते हैं दोस्तों केंद्र से दूर या फ्रोमैक्सिमिडिल। कौन क्या बोलते हैं? फ्रोमैक्सिमिडिल भी बोला जाता है। यानी निकट से दूर की ओर विकास भी होता है। किसके द्वारा? निकट से विकास या निकट से दूर या केंद्रों से दूर की ओर विकास होता है। यानी इसमें होता है सबसे पहले पेट की वह उस हड्डी यानी पेट की जो हड्डियाँ होती है उसका विकास सर्वप्रथम होता है, बाद में अन्य हड्डियों का, यानी बाद में पैरों की हड्डियाँ, हाथों की हड्डियों का विकास होता है। यार निकट से दूर या केंद्र से दूर, यानी जो हमारे नाभि की विकास में सबसे पहले हमारे नाभि का विकास होता है, उनकी हड्डियों का विकास होता है, उसके बाद में पैर, सिर की जो हड्डियाँ होती हैं उनका विकास होता है। इसलिए निकट से यानी विकास हमेशा निकट से दूर की ओर होता है, केंद्र से दूर की ओर बोला जाता है या फ्रोक्सिमिटी बोला जाता है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला है यानी कौन सा? वंशानुक्रम वातावरण। कौन सा दोस्तों? वंशानुक्रम वातावरण, यानी वंशानुक्रम वातावरण की अंतक्रिया का सिद्धांत है। इसमें दोस्तों यानी वंशानुक्रम और वातावरण दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इक्वल यानी दोनों एक दूसरे के होते हैं, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला सिद्धांत है अधिगम सिद्धांत। क्या आता है दोस्तों? अधिगम का सिद्धांत, अधिगम तथा परिपक्वता सिद्धांत। कौन सा? अधिगम तथा परिपक्वता का सिद्धांत। इसमें दोस्तों अधिगम और परिपक्वता दोनों शामिल होते हैं। और अगला हमारा आता है भविष्यवाणी का सिद्धांत। क्या होता है दोस्तों? भविष्यवाणी का सिद्धांत या पूर्वनुमान प्रेमाद का सिद्धांत, यानी पूर्वनुमान का सिद्धांत। इसमें भविष्यवाणी भी की जा सकती है या बालक आगे जाके इसका ऐसा विकास होगा, यानी भविष्यवाणी का सिद्धांत या पूर्वानुमान का सिद्धांत भी कहा जाता है। दोस्तों हमने एक और बात बताई थी, यानी विकास हमेशा वर्तानुकार होता है और हमारी अभिवृद्धि परिवर्तन होता है वो रेखीय परिवर्तन होता है। कौन सा? रेखीय परिवर्तन होता है।
विकास सीधा या रेखीय नहीं होता, यानी आप लोग को बता दें विकास हमेशा सीधा या रेखा नहीं होता, ओनली वर्तुलाकार में होता है विकास। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला सिद्धांत आता है यानी भेदात्मक विकास। कौन सा? भेदात्मक विकास आता है। कौन सा दोस्तों? भेदात्मक विकास आता है। भेदात्मक विकास का मतलब होता है दोस्तों यानी लड़कियों का विकास लड़कों की अपेक्षा जल्दी होता है। कौन सा? लड़कों यानी जो लड़कियों का विकास होता है वो लड़कों की अपेक्षा जल्दी होता है। उसी प्रकार दोस्तों अगला सिद्धांत हमारा आता है यानी एकीकरण का सिद्धांत, जो पहले संपूर्ण अंक का प्रयोग, फिर अंक के भागों का प्रयोग, फिर अंत में पूरी समन्वय यानी दोनों स्थापित करने के बाद हमारा विकास होता है। यानी पहले हम पूरे हाथ को उठाएंगे, उसके बाद हम हमारी अंगुलियों को यानी बीच में जो भी क्रियाएं करेंगे, उसके बाद हमारे अकॉर्डिंग होगा, ओनली अंगुली की क्रिया करेंगे तो वो अंगुली की क्रिया ही होगी, इसलिए एकीकरण का सिद्धांत उसे कहा जाता है। दोस्तों हमारा एक नोट इम्पोर्टेंट और आता है दोस्तों, यानी एक नोट इम्पोर्टेंट उसे बोला जाता है दोस्तों यानी विकास पर सामाजिक और सांस्कृतिक व ऐतिहासिक परिवर्तनों या दशाओं का प्रभाव पड़ता है। किसका? सामाजिक और सांस्कृतिक ऐतिहासिक परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है, यानी सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो वो होती है दशाएं, उनका हमारे विकास पर प्रभाव पड़ता है। किस पे दोस्तों? विकास पे प्रभाव पड़ता है, यानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक का प्रभाव पड़ता है। सामाजिक और सांस्कृतिक या ऐतिहासिक परिवर्तनों का जो भी प्रभाव पड़ता है वो हमारे किस पे पड़ता है? विकास पे पड़ता है। उसी प्रकार दोस्तों हम यानी विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास को प्रभावित करने वाले कारक दोस्तों सबसे पहले या इम्पोर्टेंट कौन सा है? वंशानुक्रम। वंशानुक्रम के बारे में दोस्तों परिभाषा विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा या विद्वानों के द्वारा दी गई थी, यानी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई थी। इनमें से पहला आता है एक BN झा। उसने यानी वंशानुक्रम को क्या बताया? जो यानी हमारी जन्मजात विशेषताओं का क्या बताया है? योग बताया गया है। यानी BN झा के अनुसार वंशानुक्रम क्या होता है? हमारी जन्मजात विशेषताओं का क्या होता है? योग होता है। क्या होता है दोस्तों? हमारी जो जन्मजात विशेषताएं होती है उनका योग होता है। उसी प्रकार दोस्तों वुडवर्थ भी बताते हैं, यानी वंशानुक्रम के बारे में क्या बताता है वुडवर्थ ने भी एक परिभाषा बताई है। उस परिभाषा में क्या बताया दोस्तों? यानी वे समस्त बातें आ जाती है वंशानुक्रम में जो जन्म से नहीं अपितु 9 महीने पहले उपस्थित हो जाती है। कब से? यानी वंशानुक्रम में वे बातें समस्त आ जाती है जो जन्म से नहीं अपितु 9 महीने पहले जो बातें होती है वो हमारे अंदर आ जाती है। उन्हें क्या बताया गया? ये वंशानुक्रम की परिभाषा किसने दी है? एक वुडवर्थ के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दोस्तों? एक वुडवर्थ के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? वुडवर्थ के द्वारा। जो जन्म से नहीं अपितु जो 9 महीने के बाद जो उपस्थित होते हैं, जो तत्व जो हमारे शरीर में इंक्लूड हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? वंशानुक्रम बोला गया। किसने? वुडवर्थ ने बोला गया था। यानी वुडवर्थ ने जो हमारे वंशानुक्रम में दोस्तों यानी जो मातृकोश होता है वो 23 होता है। क्या होता है? मातृकोश 23 होता है, प्लस पितृकोश भी 23 होता है। इसलिए यानी जो संयुक्त उत्पादक जो कोश होता है उसका गुणसूत्र यानी 46 होता है। कितना? 46 होता है। कितना दोस्तों? 46 होता है। यानी जो संयुक्त गुणसूत्र होता है वो 46 होता है। मातृकोश यानी कितना होता है? 23 होता है। पितृकोश यानी 23 होता है। इसलिए टोटल कोश कितने हो गए? 46 कोश हो गई। इसका गुणसूत्र बनता है, ये हमारे मनुष्य का गुणसूत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? मनुष्य का क्या पाया जाता है? गुणसूत्र पाया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों यानी हम पढ़ रहे थे क्या? गुणसूत्र, जिसमें 45 जो टर्न ये सिंड्रोम पाया जाता है, 45 टर्न सिंड्रोम पाया जाता है। वो किस में पाया जाता है दोस्तों? गर्ल्स में पाया जाता है। किस में? गर्ल्स में 45 टर्न सिंड्रोम पाया जाता है, जिनका IQ लेवल होता है वो 30 से 40 होता है। क्या होता है? IQ लेवल यानी बुद्धि लब्धि कितना होती है? वो 30 से 40 पाई जाती है। किस में? 45 टर्न सिंड्रोम वाली गर्ल्स में। जो 47 डाउन सिंड्रोम होता है वो मंगोलिज्म होता है, यानी मंदबुद्धि होता है, जिन्हें बोला नहीं जाता, उनका IQ लेवल पाया जाता है, यानी 25 से 50 पाया जाता है। कितना? 25 से 50 पाया जाता है। कितना दोस्तों? 25 से 50 पाया जाता है। और उनका जिनका 45 टर्न सिंड्रोम हो गर्ल्स, उनका 30 से 40 पाया जाता है और इनका 25 से 50 पाया जाता है। जो
और क्लीनफेलिन यानी कौन क्लीनफेलिन सिंड्रोम होते हैं। कौन होता है दोस्तों? क्लीनफेलिन सिंड्रोम, जिसमें XXY गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी वो कौन होता है? जो ट्रांसजेंडर होता है। कौन से? यानी ट्रांसजेंडर होते हैं। कौन होता है? ट्रांसजेंडर कहा जाता है उनको। क्या कहा जाता है दोस्तों? ट्रांसजेंडर कहा जाता है, जिनमें XXY पाया जाता है, यानी क्लीनफेलिन सिंड्रोम जो होते हैं XXY। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला आता है, यानी जो आनुवांशिकता होती है, आनुवांशिकता का वाहक होता है वो हमारा क्या होता है? जीन्स होता है। क्या होता है? आनुवांशिकता का वाहक यानी जीन्स होता है। क्या होता है दोस्तों? आनुवांशिकता का वाहक जीन्स होता है, जिन्हें क्रोमोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उन्हें क्रोमोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? उन्हें क्रोमोसोम बोला जाता है। और जीन्स को ही क्रोमोसोम कहा जाता है। उन्हें होमोलॉग क्या कहते हैं? यानी सामान्य प्रकृति में होते हैं। और एलेस क्रोमोसोम क्या किस में होते हैं? असामान्य प्रकृति में होते हैं। यानी होमोलॉग कौन सा जीन्स होता है? होमोलॉग जो सामान्य प्रकृति में होता है, और एलएस को किसे कहते हैं? असामान्य प्रकृति में होता है। इनको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोला जाता है। क्रोमोसोम किसको बोला जाता है? जीन्स को बोला जाता है, जो हमारे आनुवंशिक का क्या होता है? वाहक होता है, यानी गतिक होता है। क्या होता है दोस्तों? गतिक होता है। और आनुवंशिक के बारे में जो हमारे सिद्धांत थे या नियम थे, उनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों।